गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे पॉलीकैब केईआई इंडस्ट्रीज़, ये जो वायर और केबल स्पेस में जो डिस्ट्रप्शन हुआ और स्टॉक में जो बीटन डाउन किया गया मार्केट ने बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली द न्यूज़ फ्रॉम द अल्ट्राटेक दैट दे आर एंटरिंग इनटू द वायर एंड केबल स्पेस। तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसका इम्पैक्ट आगे जाने वाले समय पे क्या रहेगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने अपने बजट में जो अपना कैपेक्स रिलेटेड ग्रोथ स्टोरी को कम करके कंजम्पशन की स्टोरी पे ऊपर उनका भरोसा दिया था, वहाँ से ही इन सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हो गया था। बिकॉज आप देखोगे कि 2020 से लेके 2024 तक पॉलीकैब इज़ नंबर वन परफॉर्मिंग स्टॉक इन टर्म्स ऑफ द केबल एंड वायर स्पेस, followed by the KEI Industries and the Havells and Delton and RR Cable. So बहुत सारे players इस मार्केट में है, लेकिन पॉलीकैब की ग्रोथ स्टोरी in terms of the stock performance or in terms of also their performance in the numbers was too good in the last 4-5 years. देर वर ऑल्सो दी टेलविंड्स ज़्यादा थे वहाँ पर, जहाँ पर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी ज़्यादा हो रही थी और पॉलीकैब भी अच्छा कर रहा था, स्टॉक भी ऊपर जा रहा था। लेकिन इस स्टॉक में अचानक जो 1-2 दिन पहले जो न्यूज़ आई कि अल्ट्राटेक लिमिटेड जो कंपनी है, जो मेनली सीमेंट प्लेयर, इंडिया नंबर वन सीमेंट प्लेयर है, आदित्य बिरला ग्रुप है, वो एंटर करने जा रहा है वायर और केबल स्पेस में। 1800 करोड़ की कैपेसिटी एक्सपेंशन लगा रहा है भरूच गुजरात में, और वो ऑपरेशनल कर रहे हैं इस चीज़ को FY26। तो आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इसका रिलेवेंस क्या होने जा रहा है स्टॉक मार्केट के ऊपर। क्योंकि हम तो बोलते हैं कि नहीं 2 या 3 साल लगेंगे नए प्लेयर को आने के लिए और नए प्लेयर को इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन ये स्टॉक मार्केट है, वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत पहले एडवांस में डिस्काउंट करने लगता है। और इसीलिए एज ए इन्वेस्टर यू नीड टू थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म कि इसका लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट रहेगा। पहले तो एक चीज़ आते हैं हम अल्ट्राटेक के ऊपर। तो अल्ट्राटेक नंबर वन सीमेंट प्लेयर इन इंडिया है, और उनका प्रपोजिशन ये है, जो कुमार मंगलम बिरला जो उनके सर्वे सर्वाए जो उन्होंने कहा है कि हमें कंस्ट्रक्शन वैल्यू चेन में जो भी चीज़ें आती है उसको कवर करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखोगे कंस्ट्रक्शंस में सीमेंट लगता है, वायर्स लगते हैं, केबल्स लगते हैं, पेंट लगते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन वैल्यू चेन में वो सारी चीज़ को खुद करना चाहते हैं। आप अगर देखोगे उनकी जो ग्रासिम के थ्रू, उनकी एक ग्रासिम कंपनी है जो लिस्टेड है, वो ऑपस बिरला करके एक पेंट आया था 1-2 साल पहले, और उन्होंने बहुत सारा डिस्ट्रप्शन पेंट इंडस्ट्री में भी किया था। आप जगह जगह पर जाओ अपने स्टॉक में, मतलब आप गांव के तरफ चले जाओ और उनको पूछो कि ऑपस बिरला का आपके पास कितना स्टॉक है, तो वो बोलोगे कि उनके पास ऑपस बिरला का बहुत ज़्यादा स्टॉक है कंपेरेटिवली एशियन पेंट्स एंड दी बर्जर पेंट। तो ऑब्वियसली क्लियरली उन्होंने डिस्ट्रप्शन किया, वो आए, कैपेसिटी एक्सपांशन बढ़ाया, और जैसे उन्होंने पेंट में किया वैसे ही उनका प्लान है कि वो चीज़ वायर और केबल स्पेस में करेंगे। क्योंकि वायर और केबल स्पेस जो है 2019 से 2024 तक 13% कैगर से ये पूरा सेक्टर ही ग्रो किया है। तो ऑब्वियसली इसमें जो काम करने वाली कंपनियां हैं, जो 70,000 मार्केट करोड़ की जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल पॉलीकैब 28,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, केईए इंडस्ट्रीज़, और बाकी जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, डेल्टॉन और RR केबल, हैवल भी है। तो ये सारी कंपनियां भी बहुत अच्छा की, ऑब्वियसली द टेलविंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो अभी इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। पहली तो ये चीज़ आपको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो वायर और केबल स्पेस का जो धंधा होता है, मैं इसको धंधा ही कहता हूँ थोड़े अपने रॉ लैंग्वेज में, कि ये जो धंधा होता है ये आप अगर देखोगे इसमें प्राइसिंग पावर ज़्यादा होती नहीं है। आप एक वायर बनाते हो, आप केबल बनाते हो, उसमें रॉ मटेरियल होता है, कॉपर आएगा और आपका प्लास्टिक का उसमें थोड़ा सा लेयर्स आएंगे। तो ये इजी टू मेक बिजनेस है। ऑब्वियसली इसके लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना ज़रूरी है, चैनल्स अच्छे होने ज़रूरी है, जिसके थ्रू आप अपनी इन सारी चीज़ों को बेचोगे। और ये जो बिज़नेस है, नॉर्मली इनका जो बिज़नेस है, अभी पॉलीकैब की अगर बात करते हो तो उनका बहुत सारा अभी भी धंधा मतलब B2B से आता है। ऑब्वियसली पिछले 1-2 सालों में उनका इंक्लिनेशन टुवर्ड द B2C में है। तो B2B और B2C ए सेगमेंट है, लेकिन पूरा ये वायर और केबल स्पेस को आप देखोगे ये B2B धंधा है। तो B2B धंधे में नॉर्मली आपको एक टेंडर अवार्ड किया जाता है तभी जब आपका प्राइस जो है वो L1 हो। L1 होने का मतलब है कि मतलब आप जितनी ज़्यादा कम प्राइस कोट करोगे उतने ज़्यादा आपको गवर्नमेंट से, B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, तो ये बिजनेस टू गवर्नमेंट टेंडर मिलने के लिए आपको आसानी रहती है। लेकिन आप देखोगे इसमें कोई AI रिलेटेड काम नहीं है। ये क्या है, कम प्राइस कोट करो, उसमें ही माल बनाओ और कंपनियों उसको बेचो। तो उसमें क्या होता है, प्राइसिंग पावर अगर किसी चीज़ में नहीं है तो आपका मार्जिन कम हो जाता है। तो इसीलिए वो बोलते हैं, और इनका रॉ मटेरियल कॉपर होता है तो ये कॉपर के फ्लक्चुएशन के ऊपर भी सारी चीज़ें चलती रहती है।
तो ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म व्यू से देखोगे तो ये केबल और वायर स्पेस हम मानेंगे कि एक कमोडराइज स्पेस है, तो ये कमोडिटी प्ले है। तो कमोडिटी प्ले में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपका मार्जिन आपको ज़्यादा नहीं करने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि मैं इस चीज़ को 100 रुपये से जगह 150 में बेचूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं रूल करूँ। तो ये नहीं होगा क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बाकी भी लोग हैं वो कम प्राइस में बेचेंगे। हालांकि आप Q3 के रिजल्ट देखो, पॉलीकैब के देखो, केईआई इंडस्ट्रीज के देखो, मार्जिन के ऊपर सारा असर आया है। हालांकि केईआई के नंबर वाज ग्रेटर देन द पॉलीकैब के नंबर। पॉलीकैब में मार्जिन का कंप्रेशन आ रहा है। ये मार्जिन का कंप्रेशन इसीलिए आ रहा है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है उस स्पेस में। बहुत सारी ये जो डेल्टॉन केबल है, आरआर केबल है, ये अपना मार्केट शेयर खा रहे हैं। आप अगर देखो इंडिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है वायर और केबल स्पेस में वो पॉलीकैब है, जिसका मार्केट परसेंटेज है 21%। उसके बाद आता है 10% केईआई ने लिया है, 7% हैवेल्स में लिया है, और जो बाकी जो छोटे मोटे प्लेयर है उनका बाकी परसेंटेज है। आप अगर देखोगे कि इसमें अभी भी बहुत बहुत स्कोप है इस पूरे स्पेस में। लेकिन जब कोई अल्ट्राटेक जैसा बड़ा प्लेयर आता है वो अपनी एंट्री को उसमें घोषित करता है, उसका कैपेक्स भी करता है, उसका ऑपरेशनल भी बताता है कब वो आएगा, एंड उसका थेसिस भी समझ आता है कि कंस्ट्रक्शन वैल्यू चेन को एक्सपांड करने जा रहा है आदित्य बिरला ग्रुप। तो द थिंकिंग इज वायर और केबल स्पेस में एक होता है वायर और दूसरा होता है केबल्स। आप अगर देखो कि वायर्स में उतनी ज़्यादा दिक्कत उनको होगी नहीं क्योंकि अल्ट्राटेक का ब्रांड नेम मार्केट में है, आदित्य बिरला का ब्रांड नेम है। उनको थोड़े से चैनल चेंज करने पड़ेंगे जिसके थ्रू वायर को बहुत इजीली सेल कर पाएंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो छोटा मोटा वायर सेल करना उनके चैनल के थ्रू अल्ट्राटेक का नाम होने की वजह से, तो वहाँ पर डिस्ट्रप्शन आने की संभावना ज़्यादा है कंपेयर टू द केबल। केबल में थोड़ा सा B2B ज़्यादा आएगा, केबल में थोड़े से वेरियस टाइप्स के केबल आएंगे, हाइट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जो केबल लगते हैं, नॉर्मल्स केबल लगते हैं, तो वो वहाँ पर थोड़ा सा ये आएगा। लेकिन उनका जो कंज्यूमर सेगमेंट है, obviously I am comparing with the consumer segment of the polycab and comparing the new entry of this Ultratech consumer I would say into this wire and cable space, उसमें तेज़ी से ये आएगी। अभी आज के इंटरव्यू में मैंने सुना कि उन्होंने अपने CEO ने कहा कि केईआई के जो CEO आए थे टीवी पे, उन्होंने कहा कि नहीं मार्केट तो बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए स्कोप है और यहाँ पर ग्रोथ 13 to 14% होती है। मेरा क्वेश्चन है कि इतना अगर ग्रोथ होता तो उन्होंने क्यों उस चीज़ को एक्सपांड नहीं किया, क्यों वेट किया कि अल्ट्राटेक जैसा कोई प्लेयर आ जाए और इस धंधे में इस मार्केट में अपना शेयर लेके जाए। क्योंकि आपको एक समझना पड़ेगा, कोई भी बड़ा प्लेयर इसमें आता है, जियो के केस में भी वही हुआ, बड़ा प्लेयर आता है तो उसकी ब्रांड की वैल्यू लेके आता है, उसके बहुत सारे उसके कैश फ्लोज को लेके आता है, और जिसकी वजह से they can build more capacities than the competitors। वो एक एडवांटेज वहाँ पर रहता है। आप अगर देखोगे नॉर्मली पॉलीकैब ने इस साल के लिए मतलब 2-3 साल के लिए उन्होंने कहा है कि हम 6,000 से 8,000 करोड़ की कैपेक्स करेंगे। इन्होंने हैवेल्स ने कहा है 1200-1300 करोड़ की कहेंगे, केईआई ने भी कहा है 1200-1300 करोड़ की 2-3 साल में वो कैपेक्स करेंगे। अभी ये लोग शुरुआत में आ रहे हैं, वो 1800 करोड़ की कर रहे हैं, तो मतलब ये अभी केईआई और डेल्टॉन और ये हैवेल्स के ऊपर ही तो है, मतलब कैपेक्स करने में इनका कैपेक्स बहुत आगे हो जाएगा। तो यही है, तो धीरे धीरे इसके ब्रांड नेम की तरह से ये खा जाएंगे। तो ये कहना कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये नहीं होता है। यहाँ से मुझे लगता है कि नॉर्मली पॉलीकैब और केईआई 50% से डाउन है, और उनका वैल्यूएशन जो है नॉर्मली सिक्लिकल कमोडिटी काइंड ऑफ बिजनेस के लिए 70 का पीई के ऊपर ट्रेड करता था। जब पॉलीकैब का स्टॉक 7,600 या 7,800 की तरफ था तब उनका पीई रेशियो जो था 70 था। कमोडिटीज बिजनेस का पीई इतना हाई नहीं होना चाहिए, तो नॉर्मली अभी ये पीई 38 के लेवल तक, 40 के लेवल तक आया है, 46 इन टर्म्स ऑफ द केईआई, 38 इन टर्म्स ऑफ द पॉलीकैब। तो अभी पीई का जो डी रेटिंग वहाँ से हुआ है, ऑब्वियसली उनके नंबर्स भी थोड़े से ऊपर नीचे हुए थे। और दूसरी चीज़ था कि पॉलीकैब ने वो क्रिकेट वर्ल्ड कप इसमें बहुत सारे जगह पर मार्केटिंग के स्पेंड्स भी किए थे, अपने कंज्यूमर बेस को बढ़ाने की कोशिश की थी, तो कोशिश अच्छी थी। लेकिन ये जो स्टोरी है पॉलीकैब की मुझे ख़त्म होती नज़र आती है, क्योंकि यहाँ से स्टॉक मुझे नहीं लगता कि बहुत डाउनसाइड इसमें है, लेकिन यहाँ से ऊपर चलने के लिए इसके ऊपर अल्ट्राटेक जैसा प्लेयर क्या करता है इसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। क्योंकि होता यह है कि अगर कोई बड़े म्यूचुअल फंड को इस शेयर को बाय करना है, बड़े FIIs को बाय करना है, तो होता यह है कि दे विल ऑलवेज लुक कि उनको बेटर अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है। नॉर्मली अभी ये देखना पड़ेगा कि ये जो नया सेगमेंट आ रहा है केबल और वायर का, वो अल्ट्राटेक में क्यों आ रहा है, वो ग्रासिम में क्यों नहीं गया। तो उसके थोड़े से क्वेश्चन आई थिंक मेरे दिमाग में है, क्योंकि दे वुड हैव डन इनटू दिस ग्रासिम, नाउ दे आर डूइंग इनटू द अल्ट्राटेक। तो अल्ट्राटेक
मे बी उनका ब्रांड नेम आगे लेके जाने की कोशिश होगी एंड ऑल दैट। तो आपने देखा होगा कि अल्ट्राटेक जो नंबर 1 प्लेयर है, कैपेसिटी एडिशन अच्छे से कर रहा है, 13% से ग्रोथ करने वाली कंपनीज़ है। तो इनका जो रिपोर्ट्स आया मॉर्गन स्टैनली का, तो उन्होंने कुछ 13,000 का कुछ वगैरह टारगेट दिया अल्ट्राटेक में भी। तो लेकिन आगे जाते हुए देखना पड़ेगा कि ये लोग उस चीज़ को कैसे compete कर पाते हैं। नॉर्मली होता है, जो मैंने देखा है, 1-2 क्वार्टर में कुछ आपको असर नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद मार्केट में असर दिखाई देगा, क्योंकि कंपटीशन जो होता है, क्योंकि मार्केट का पाई लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली एक चीज़ से प्रॉब्लम हुआ है कि गवर्नमेंट ने अपनी कैपेक्स को कम कर दिया है, तो वैसे ही इस सेक्टर्स में थोड़ी सी ग्रोथ के प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है पिछले 1-2 क्वार्टर से, वो भी एक पॉइंट है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हुई है। वैसे ही क्रंच सिचुएशन में अभी ये नया प्लेयर नए कैपेक्स लेके आएगा तो प्रॉब्लम तो ज़रूर होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि अगले कुछ समय में, मतलब 2-3 क्वार्टर में ये पता चलेगा कि ये कितना डीप तक इसका इम्पैक्ट जाएगा ऑन द KEI एंड द पॉलीकैप। आई वुड सजेस्ट नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, आई वुड सजेस्ट कीप लुकिंग इनटू द सिचुएशंस, क्योंकि माई परस्पेक्टिव द स्टॉक विल नॉट गो below 3,000 or 3,500 levels on this one. No buy and sell recommendation, but have a look into this, because it will be very interesting what management says, the next quarter con call, the new entries and what is their projections, what they're planning to cut through the competitions. तो इसको देखना important रहेगा। आज आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई स्टॉक में बियर मार्केट, मतलब पूरे ही मार्केट में बियर फेज चल रहा है, आपने देखा होगा कि हर एक दिन आप उठते हो और आपका पोर्टफोलियो डाउन होता है XYZ नंबर से। ये सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। आई थिंक दिस इज़ वेरी नॉर्मल, बट नॉर्मली तो प्रॉब्लम होता है कि आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई हाई वैल्यूएशन के स्टॉक रखे हुए हैं, उसका अगर कोई बिजनेस प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो स्टॉक बहुत तेज़ी से गिरेगा। मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनका बिजनेस अपडेट अच्छा है, और लेकिन स्टॉक ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहे। इसका रीज़न वही है क्योंकि स्टॉक की ग्रोथ की स्टोरी इंटैक्ट है। कॉन कॉल में उन्होंने कहा है कि उनके प्रोजेक्ट गाइडेंस अच्छे हैं, रेवेन्यूज़ के, नंबर्स के, प्रॉफिटेबिलिटी के, स्टॉक के वैल्यूएशन सस्ते हैं। तो अगर आपका स्टॉक 20-30 के PE के ऊपर अवेलेबल है, उसकी 40-50 की ग्रोथ है, तो ऑब्वियसली बियर फेज में भी स्टॉक ऊपर नहीं चढ़ता है लेकिन नीचे भी नहीं जाता है, वहाँ पर स्टक रहता है। लेकिन बुल फेज में वो थोड़ा सा अलग चीज़ होती है। नॉर्मली 2019 से या 20 से बोलोगे, कोविड के बाद में 20 के बाद एक पूरा बुल फेस चल रहा था। नॉर्मली 50 का PE का स्टॉक 60 हो रहा था, 60 का 70 हो रहा था। लेकिन अभी ये हो रहा है कि बहुत सारी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होगी जहाँ पर ग्रोथ तो है लेकिन स्टॉक की जो PE है वो पहले ही डिस्काउंट कर चुका था, स्टॉक पहले ही ऊपर चढ़ चुका था। तो अभी थोड़ा सा डी रेटिंग नॉर्मलाइज हो रहा है। आई थिंक आई वुड सजेस्ट, लाइक in a bear market, give more time to study yourself on the stock that you hold rather than into the bull market, because bull market में तो प्रॉब्लम इज खराब स्टॉक भी अच्छे चलते हैं और अच्छे स्टॉक भी अच्छे चलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस नजर आना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन बियर फेज में आप चले जाओगे, जो खराब कर रहा है तो और भी खराब हो जाता है, जो अच्छा कर रहा है वहाँ ही अटका रहता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई स्टॉक की फेयर वैल्यू होती है। आज देखो, क्योंकि पॉलीकैप का जो स्टॉक है 18% डाउन है, KEI का 21% डाउन है, मुझे लगता है RR केबल का 21% से डाउन है, हैवल 7% से डाउन है। तो ये इंस्टेंट नी जर्क रिएक्शन एक मार्केट में आता है। मुझे लगता है 1-2 दिन के बाद ये स्टॉक थोड़ा सा स्टेबलाइज होते हैं, ये स्टॉक नीचे गिरते नहीं, लेकिन बहुत समय तक वहाँ ही पड़े रहेंगे जब तक कोई नया न्यूज़ ना आ जाए या नई कमेंट्री ना आ जाए पॉलीकैप की मैनेजमेंट की तरफ से। मुझे याद आता है कि जब at once in a time, like I was also the part of the investor group on this one, I mean as a shareholder, but वहाँ पर एक न्यूज़ आया था, आपने अगर देखा होगा कि एक इनकम टैक्स की नोटिस, GST की नोटिस इनको आ गई थी, एंड द स्टॉक वेंट डाउन एट द नी जर्क रिएक्शन। वहाँ से स्टॉक में ऊपर की तरफ एक रैली दी थी, लेकिन नए हाई को छुआ नहीं था पॉलीकैप ने, वहाँ से उनका डाउनफॉल चालू हो गया था। ऑब्वियसली व्हेन आई सी द पॉलीकैप नंबर्स, 20% की ग्रोथ स्टोरी, लेकिन मार्जिन के ऊपर प्रेशर, आगे वाले प्लान सही है एंड ऑल दैट, बट इन टर्म्स ऑफ, मेरा कहने का मतलब यही है, कमोडाइज बिजनेस है, ज़्यादा PE हो गया था, PE डी रेटिंग हो ही रहा था, इसमें ये नया न्यूज़ आ गया। और मैंने देखा है, आई थिंक देर आर सम स्टॉक लाइक द आवास फाइनेंशियल्स और द होम फर्स्ट फाइनेंस, जहाँ के ऊपर प्राइवेट इक्विटी का हैंगओवर है। स्टॉक परफॉर्म अच्छा करता है, ग्रोथ अच्छी है, ग्रोथ स्टोरी है, लेकिन स्टॉक चलता नहीं है। उसका रीज़न ये होता है कि हैंगओवर, द सेम हैंगओवर आई एम एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट, I mean many quarters on the Polycab and the KEI. I may be wrong going forward, but
That's my presumptions. Like the stock may not go down, below to very drastic levels, but the stock will not up also, unless there is a new commentary, new strategy to cut the competition of Ultratech by the Polycab and all this stock. So hope you like my videos, and please like, share, and subscribe. If you have any comments on your any of your stocks which you're facing in this bear phase of the market. And the one thing I would say, it's because of these what's happening around globe now. Every market is connected with each other. Nobody is separate. Like India is not separate. FI is selling is because US dollar is appreciating, INR is depreciating. Why they will invest in India for the 6% only as a return that they can get in an AI stock in USA. So there are various good stocks in the AI also in USA. If you want me to make the videos on the AIs of the USA, then please do let me know. I'm happy to make them, because in my starting, all this career, I've made maximum money in AI related stock in US than the Indian markets, because that's where the money flows mostly. And the people forget, in India there is no company who's directly working in the AI. So it's not like only India you focus and try to make money, because as the investor you always think about like the opportunity sectors. I was reading a report like today, the Grab, the one company in Thailand, it's 1% of the GDP, doing fantastically well in Thailand. So you can look onto the different market segment. Brazil, the growing economy. Who would have thought like the Pakistan market is performing better than the Indian market? Yes, that is a fact. We cannot deny it. It's because everything was bad in Pakistan. Now there is very bad and everything was happening. Now there is a surge in the markets. So market always relies, and market थोड़ा फ्यूचर का देखता है. इंडिया में आप देखोगे सितंबर के बाद स्टॉक में कहीं बढ़त नहीं आई है. सितंबर से लेके अभी फरवरी 4-5 महीने हो गए, स्टॉक में कोई भी बुल फेज नहीं है. एक बियर फेज का मोमेंटम चल रहा है. आप हर दिन उठते हो, स्टॉक नीचे गिरता है. लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज कलेक्ट योर थॉट्स, and invest wisely. Understand first what's happening and then invest yourself, because bull phase था जहाँ पर आप PNB लेते थे, कैनरा बैंक लेते थे, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं ले, कोई भी PSE स्टॉक लेते थे तो ऊपर बढ़ जाते थे, कोई भी छोटे मोटे स्टॉक लेते थे ऊपर बढ़ जाते थे. उसमें ROE का कंसेप्ट नहीं था, ROE का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन स्टॉक बढ़ते जा रहे थे. फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस जैसे स्टॉक हो गए, माजगांव डॉक. मैं हर रोज सुनता था माजगांव डॉक 7% बढ़ गया, 8% बढ़ गया. नाउ व्हाट इज द स्टोरी? बियर फेज कम इन एंड ऑल द स्टॉक कम टू अ नॉर्मलाइजेशन. कोल इंडिया, all this oil and gas companies. So everything was like the study of that own particular things. But in bear market, my suggestion is, if you spend more time, you'll get a good stock, because most of the stocks are 50% down. So that's what it is for today. So hopefully you like my videos. Thank you very much, and have a nice day, guys.